सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर से लगते इलाकों में इंटरनेट सेवा 31 जनवरी तक बंद। जी हां, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली से लगते उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सीमाई इलाकों में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान 26 और 20 जनवरी को हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। अब केंद्र सरकार ने सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर से लगते इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद करने का ऐलान किया है। इन इलाकों में 29 जनवरी की रात 11 बजे से 31 जनवरी की रात 11 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। यह कदम गृह मंत्रालय की ओर से उठाया गया है। किसानों ने फैसला लिया है कि वह गाजियाबाद प्रशासन के आदेश कोर्ट में चुनौती देंगे और इस बारे में याचिका दायर की जाएगी। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत दी है। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी का ऐलान, कहा कृषि मंत्री का किसानों को दिया गया ऑफर अभी भी खुला। जी हां, आपको बता दें कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर दोहराया है कि सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री ने जो प्रस्ताव दिया उस पर हम अभी भी कायम हैं। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए फिर से तैयार है। प्रधानमंत्री ने ये बातें बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में कही। पीएम मोदी ने सभी पार्टी के नेताओं से कहा कि किसानों और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है। उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र तोमर की बात को दोहराना चाहूंगा, भले ही सरकार और किसान आम सहमति पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम किसानों के सामने विकल्प रख रहे हैं, वो इस पर चर्चा करें। सरकार की तरफ से सभी विपक्षी दलों को आश्वस्त किया गया है कि सरकार कृषि संबंधित कानूनों समेत सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, शिवसेना सांसद विनायक रावत और एसडी के बलविंदर सिंह भांडेर ने किसान आंदोलन पर लंबी बात की। वहीं जेडीयू के सांसद आरसीपी सिंह ने किसान कानूनों का समर्थन किया। कैलिफोर्निया में महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ तोड़फोड़, 4 साल पहले भारत ने की थी भेंट। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में एक पार्क में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ अज्ञात बदमाशों ने तोड़फोड़ की और उसे उखाड़ दिया। इस घटना से देश भर में भारतीय अमेरिकी लोगों में रोष है और उन्होंने अधिकारियों से इसकी जांच नस्ली घृणा अपराध मामले के तौर पर कराने की मांग की है। स्थानीय समाचार पत्र डेविस इंटरप्राइजेज की एक खबर में कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर कैलिफोर्निया के डेविस शहर के सेंट्रल पार्क में लगी महात्मा गांधी की 6 फुट ऊंची और 294 किलोग्राम वजन वाली प्रतिमा के घुटनों पर प्रहार किया गया। प्रतिमा का आधा चेहरा क्षतिग्रस्त हो गया है और आधा गायब है। भारत का चीन को करारा जवाब, रक्षा मंत्रालय बनाएगा अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के करीब सैन्य चौकी। जी हां, आपको बता दें कि चीन और भारत के बीच पिछले साल शुरू हुआ लद्दाख विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अब खबर आ रही है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के साथ चीनी घुसपैठ को विफल करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक भूमि का अधिग्रहण किया है। यह भूमि पार्सल पश्चिम संजोग जिले में योरेनी 2 गांव में स्थित है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार की वहां एक सैन्य चौकी स्थापित करने की योजना है। योरेनी 2 एलएसी से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसकी आबादी लगभग 150 है। भारतीय गांव में बनाई जाने वाली सैन्य चौकी को निगंची में चीनी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक काउंटर के रूप में देखा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के तहत उपयुक्त पदाधिकारी के रूप में रक्षा मंत्रालय को पहले ही से अधिसूचित कर दिया है। दिल्ली पुलिस के हाथ अब तक खाली, खंगाला जा रहा 45,000 फोन का डेटा। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में स्थित इजरायल के दूतावास के बाहर हुए बम धमाकों को 24 घंटे से अधिक होने वाले हैं, लेकिन इसकी जांच में अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। अब दिल्ली पुलिस को 45,000 मोबाइल फोन का डंप डाटा मिला है, जिसको खंगाला जा रहा है। जिस समय दूतावास के बाहर यह धमाका हुआ उस समय वहां आसपास 45,000 मोबाइल फोन एक्टिव थे। सवाल यह भी है कि बम धमाके के षड्यंत्र में शामिल लोग उस समय मोबाइल इस्तेमाल भी कर रहे थे या नहीं। इजरायली दूतावास के पास ब्राजील का भी दूतावास है और पुलिस ने ब्राजील के दूतावास की सीसीटीवी फुटेज को लेकर उसकी जांच शुरू कर दी है। ब्लास्ट वाली जगह पर जो सीसीटीवी लगी हुई हैं, जिससे फुटेज रिट्रीव नहीं हो पा रही हैं, उसके डीवीआर को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को सौंप दिया गया है। साइबर सेल उसे रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। बजट से पहले बड़ी राहत,
राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटाया। जी हां, आपको बता दें कि महंगे पेट्रोल और डीजल से राज्य की जनता को राहत देने के लिए राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने दोनों प्रमुख ईंधनों पर मूल्य वर्धित कर में कटौती का ऐलान किया है। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में 2% की कटौती की है। इस कटौती के बाद राजस्थान में अब पेट्रोल पर 36% तथा डीजल पर 26% का वैट लागू होगा। सीएम के फैसले के बाद वित्त विभाग ने पेट्रोल और डीजल से वैट कम करने के आदेश जारी कर दिए हैं। दरों में कमी के आदेश रात 12 बजे से लागू हो गए हैं। शुक्रवार से लोगों को सस्ता पेट्रोल और डीजल मिलना शुरू हो गया है। वैट में 2% की कमी के बाद अब प्रदेश में पेट्रोल 92 रुपये 50 पैसे तथा डीजल 84 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर हो गया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक कदम और आगे बढ़ा भारत। 1 फरवरी से शुरू होगा फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्यों को फरवरी के पहले सप्ताह से फ्रंट लाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। यह निर्देश तब दिए गए जब भारत में शुक्रवार को 33 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि हमारा कोविन सिस्टम मजबूत हो चुका है। कल हमने एक दिन में 5,20,000 लोगों को टीकाकरण किया। आज फिर से हम 5 लाख के निशान को पार करेंगे। व्यवस्था में तेजी आई है और गति भी स्थिर हो गई है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध हैं, इसलिए दोनों समूहों की टीकाकरण के साथ आगे बढ़ेगा। मुंबई में सामने आया 22,000 करोड़ रुपए का एसआरएस घोटाला। ईडी ने ओमकार ग्रुप के अध्यक्ष और एमडी को किया गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ओमकार ग्रुप के चेयरमैन कमल गुप्ता और मैनेजिंग डायरेक्टर बाबूलाल वर्मा को 22,000 करोड़ रुपए के झोपड़पट्टी पुनर्वासन योजना से जुड़े घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। ईडी पिछले 3 दिनों से ओमकार समूह से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। छापेमारी के दौरान ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले, जिसके बाद बुधवार को दोनों को जांच एजेंसियों ने सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया। पूछताछ में सहयोग न करने पर ईडी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि ओमकार ग्रुप ने झोपड़पट्टी पुनर्वासन योजना के लिए यस बैंक से 450 करोड़ रुपए कर्ज लिया है। मुंबई की झोपड़पट्टी पुनर्वासन योजना पर खर्च दिखाकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप ओमकार ग्रुप पर लगाया गया है। इनके खिलाफ ईडी द्वारा जांच की जा रही है और ये लोग ईडी को सहयोग नहीं कर रहे थे, इसीलिए बुधवार को ईडी ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। भारत में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 13,083 नए कोविड-19 केस। जी हां, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस का आज 1 साल पूरा हो गया है। 30 जनवरी 2020 को देश में संक्रमण का पहला केस केरल में रिपोर्ट हुआ था। भारत में भी हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले के मुकाबले इसकी रफ्तार जरूर कम हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,07,33,131 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,083 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 14,808 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान 137 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक कुल 1,04,09,160 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,54,147 लोगों की जान गई है। इस समय देश में 1,69,824 केस एक्टिव हैं। रिकवरी रेट की बात की जाए तो यह मामूली बढ़ोतरी के बाद 96.98% पर पहुंच गया है।